हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 3 सितंबर को, ये देखो ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में हुआ था। तो उसके प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, ये पार्ट 2 है। वहाँ पर भी मैंने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन को कंबाइन किया था। यहाँ पर मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था निसार सैटेलाइट से रिलेटेड। ठीक है, देखो दो तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, एक तो होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और एक होती है अर्थ ऑब्जर्वेटिव सैटेलाइट्स। तो जो निसार सैटेलाइट थी वो अर्थ ऑब्जर्वेटिव सैटेलाइट थी। ठीक है, क्वेश्चन में शायद पूछा गया था ये किसकी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये नासा और इसरो दोनों की जॉइंटली सैटेलाइट है। ठीक है, ये 3 इयर्स का मिशन था जिसमें अर्थ का क्या करना था, ऑब्जर्वेशन करना था। ठीक है, यदि हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो नासा इसरो यहाँ से एन और आई से समझ में आ रहा है ये नासा इसरो का जॉइंट प्रोग्राम है, और सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आया था कि निसार सैटेलाइट किसकी सैटेलाइट है। ठीक है, ये नासा और इसरो दोनों की सैटेलाइट है। सेकंड क्वेश्चन है आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, ये किसका अकॉर्ड है, ये नासा का अकॉर्ड है। स्पेस से रिलेटेड ये लॉ बनाया था नासा ने। क्या था कि यदि आपको मून का या फिर आपको मार्स का, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में कॉमेट्स होते हैं या फिर एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यदि आपको उनका यूज़ करना है तो ये यूज़ किस लिए होना चाहिए, सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। मतलब ये वॉर के लिए नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। इसके लिए एक अकॉर्ड बनाया था, उसका नाम क्या है, आर्टेमिस अकॉर्ड। ये कब आया था, ये आर्टेमिस अकॉर्ड ये आया था 2020 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन आया था शायद कि इंडिया ने इसको कब साइन किया था या फिर इंडिया इसका कौन से नंबर का मेंबर है। तो देखो इंडिया ने इसको 2023 में साइन किया था, रिसेंटली साइन किया था। तो करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था। 2023 में इंडिया ने इसको साइन किया था और इंडिया इसका 27th मेंबर बनाया अब। ठीक है, तो इस एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था थुल्लल आर्ट से रिलेटेड। थुल्लल आर्ट कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया था टेम्पल से रिलेटेड। मदुरई टेम्पल कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, तमिलनाडु। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्या करना है, आपको जितनी भी हमारी डांस फॉर्म होती है स्टेट वाइज देखनी है, टेम्पल देखने हैं स्टेट वाइज, कौन कौन सी स्टेट में कौन सी फेमस टेम्पल्स हैं। ठीक है, और आपको फोक डांस देखने हैं, कहाँ पर जीआई टैग मिला है कौन कौन सी स्टेट में, वो देखना है। ठीक है, तो ये सब आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा। टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, डांस और फोक डांस इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, क्लासिकल डांस भी आप देख सकते हो, जो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको आर्ट एंड कल्चर में, आप नितिन सिंघानिया की बुक आती है आप वो देख सकते हो, या फिर बहुत सारे साइट पर नोट्स मिल जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था। थुल्लल आर्ट किस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला। ठीक है, अब हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो हमने पार्ट 1 में भी जनरल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो जो क्वेश्चन थे शायद वो मॉर्निंग शिफ्ट के ज़्यादा थे। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्वेश्चन में आया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में था शायद आइडियल गैस, इनर्ट गैस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडियल गैस। ठीक है, वैसे यदि यहाँ पर वॉन्डरवाल गैस आता तो भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली गैस इक्वेशंस में हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आर। ठीक है, तो PV = nRT में जो आर होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो सेकंड क्वेश्चन आया था BT ब्रिंजल से रिलेटेड। क्वेश्चन में आया था कि ये क्या प्रोवाइड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है, एक तो नॉर्मल ब्रिंजल होती है और एक BT ब्रिंजल होती है। BT ब्रिंजल क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल होती है। इसमें क्या करते हैं, हम जीन्स को इंसर्ट करवाते हैं और इस जीन्स का नाम है BT। ठीक है, बैसिलस थुरिंगेसिस, बैसिलस थुरिंगेसिस। तो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड काफ़ी हमारे पास क्रॉप्स हैं। BT ब्रिंजल हो गई, BT कॉटन्स हो गई। ठीक है, तो लेकिन BT ब्रिंजल इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडिया में काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी इश्यूज आए थे। ठीक है, काफ़ी डिजीज़ हो गई थी BT ब्रिंजल से रिलेटेड, तो हमारे इंडिया में 2010 से ही क्या है, बैन है। ठीक है, लेकिन BT क्रॉप्स शायद बैन नहीं है, लेकिन BT ब्रिंजल बैन है। तो BT ब्रिंजल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल है जिसमें BT जीन्स का यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक
क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ओके, थर्ड देखते हैं एलपीजी का कंपोजिशन, जिसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, उसका कंपोजिशन पूछा था। तो एलपीजी में क्या क्या होता है, एलपीजी में होता है एक तो प्रोपेन और होता है ब्यूटेन। कैसे याद रखना है, देखो पी में क्या होता है, पी से स्टार्ट होगा हाइड्रोकार्बन प्रोपेन एंड देन फिर ब्यूटेन। यदि हम सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी में जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। वैसे आपको यहाँ पर एथेन भी देखने को मिलता है, ठीक है, मीथेन और एथेन दोनों ही आपको सीएनजी में मिलते हैं, लेकिन मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर कोल गैस का कंपोजिशन भी पूछा था। कोल गैस में क्या होता है, एक तो होता है CO2, ठीक है, S2 और होता है CH4। तो ये होता है हमारा कोल गैस का कंपोजिशन, ठीक है। तो आप जब मैं आपको केमिस्ट्री का PDF बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये जितनी भी गैसेस होती है, वाटर गैस होगी, ठीक है, कोल गैस हो गई, ये सब LPG CNG इनका कंपोजिशन पूछते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिले हैं, LPG और कोल गैस, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ग्लैंड से आपके 2 क्वेश्चंस आए थे। जब मैं आपको बायोलॉजी का PDF पढ़ा रही थी ना, तभी मैंने आपको बोला था कि 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है आपको, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। देखो दोनों ही क्वेश्चन वहीं से आए हैं। एक आया था इमरजेंसी ग्लैंड क्या होती है, एक होती है थर्ड आई ग्लैंड क्या होती है। जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और इससे जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एक थर्ड आई ग्लैंड से क्वेश्चन आए थे। हमारे जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में एक तो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, साथ में एक पीनियल ग्लैंड भी होती है, ठीक है। पीनियल जो ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होती है, जैसे हमारे आँख बिल्कुल सेंटर में होती है ना, वैसे ही पीनियल ग्लैंड भी क्या होती है, हमारे ह्यूमन ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में होती है, इसलिए पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। देखो सोलर सिस्टम से, मून से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि टाइटन इज ए मून ऑफ, नेबुला हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को देखते हैं, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे सोलर सिस्टम के नोट्स हैं। जब मैंने UPSC जियो साइंटिस्ट का एग्जाम दिया था ना, तब मैंने ये वाला नोट्स बनाए थे। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। देखो ये हमारा सन है और ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट्स है, उसका नाम है मरकरी और वीनस, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के आगे जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर होती है रॉकी स्ट्रक्चर। इसके बाद जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर होती है गैसियस, ठीक है। तो ये गैस से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि सन और अर्थ के बीच में कौन कौन से प्लैनेट है, उसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी और वीनस। देखो एक क्वेश्चन था सैटेलाइट से रिलेटेड, तो हम पहले सैटेलाइट्स को देख लेते हैं होता क्या है। जैसे अर्थ की सैटेलाइट होती है, नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है, मून है। वैसे हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ सैटेलाइट होती हैं। जैसे हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं है, मरकरी के पास 0 मून है। वीनस के पास 0 सैटेलाइट है, मतलब 0 मून है। अर्थ के पास 1 सैटेलाइट है, इसका मतलब 1 मून अर्थ के पास है, जिसको हम मून बोलते हैं। मार्स की 2 सैटेलाइट है या 2 मून है, जिसका नाम है फोबोस और डिमॉन्स। जुपिटर के 79 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस की 27 सैटेलाइट्स है और नेपच्यून की 14 सैटेलाइट है, ठीक है। देखो ये सैटेलाइट्स के नंबर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी होती रहती है, इनके मून डिटेक्ट होते रहते हैं। तो ये तो जब मैंने PDF बनाई थी या मैंने नोट्स बनाए थे तब लिखे थे, अब इनको अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है। यदि हम जुपिटर की लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करते हैं या पूरे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसका नाम है गैनीमेड। तो क्वेश्चन में आया था लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ गैनीमेड। और किसके प्लैनेट की है, वो जुपिटर। तो जुपिटर प्लैनेट की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड, या फिर पूरे सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम क्या है, गैनीमेड, ठीक है। सैटर्न के पास 82 सैटेलाइट्स हैं और उसमें से भी सबसे फेमस सैटेलाइट का नाम क्या है, टाइटन। तो क्वेश्चन में आया था टाइटन किससे रिलेटेड है, तो वो है सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड, ठीक है। यूरेनस, नेपच्यून, इनकी भी क्या है सैटेलाइट है, जैसे 27 और 14। आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सैटेलाइट और अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस, इनकी स्ट्रक्चर को बताया है, इनका स्पिन रोटेशन किस तरह से होता है, कौन सबसे ज़्यादा रोटेट करता है, ये सब लिखा हुआ है। तो आप इसकी PDF ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन आया था नेबुला हाइपोथेसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, गैलेक्सी से रिलेटेड है। नेबुला क्या है, एक रोटेटिंग क्लाउड है। तो ये क्या बताते हैं, गैलेक्सी को बताते हैं, गैलेक्सी किस तरह से फॉर्म हुई थी, ठीक है।
तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम क्या है? गैनीमेड। ठीक है, तो गैनीमेड किससे रिलेटेड है? गैनीमेड हमारे जो जुपिटर है उस प्लेनेट की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है। टाइटन इज ए मून ऑफ, टाइटन किसका मून है? सर्टन का मून है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेबुला हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, तो ये गैलेक्सी किस तरह से फॉर्म हुई है उसको बताता है ये हाइपोथेसिस। प्लैनेट बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो सन एंड अर्थ के बीच में एक तो मरकरी है और एक कौन है? वीनस है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बता दिया था कि ये इलिप्टिकल होती है, लेकिन मैंने पूरा बताया था, मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं था। जो मुझे किसी कैंडिडेट ने क्वेश्चन भेजे थे उसमें इनसाइड लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, यदि इनसाइड उसके अंदर है, सोलेनोइड के इनसाइड जो लाइन होती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है, मोस्ट प्रोबेबली पैरेलल होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ब्लैक बॉक्स इन द प्लेन, जो एयरप्लेन होता है उसके अंदर ब्लैक बॉक्स रखा होता है, उसका कलर पूछा था। देखो ब्लैक बॉक्स है लेकिन उसकी कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है जो ऑरेंज कलर का होता है वो क्या करता है? जितनी भी हमारे एयरप्लेन में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल इज कॉल्ड, तो शुगर अल्कोहल में जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? शुगर यीस्ट के साथ परफॉर्म किया जाता है बिना ऑक्सीजन के, तो क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था फ्रूट रैपनिंग से रिलेटेड कि कौन सा हार्मोन फ्रूट रैपनिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन। मतलब फ्रूट को मैच्योर करने के लिए जो हार्मोन यूज होता है उसका नाम होता है एथिलीन। यदि इसका फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CS2 डबल बॉन्ड CS2। जहाँ पर भी ईन आता है इसका मतलब उसमें यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे एल्किलीन जो होता है उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, वैसे एथिलीन में भी क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो फ्रूट की रैपनिंग या फ्रूट को मैच्योर करने के लिए हार्मोन यूज होता है एथिलीन। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आए थे, एनर्जी की यूनिट पूछी थी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, वैसे ऐसी कैल्विन किसकी यूनिट होती है पूछा था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन है कॉपर और CO2 क्या देते हैं? जब कॉपर की रिएक्शन CO2 से करवाते हैं तो क्या देगा? ये कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन पूछी थी, तो एलॉय से भी क्वेश्चन आए थे। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.05% होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड आया था, विच विटामिन रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? ब्लड को रोकता है। ठीक है, जैसे ब्लड फ्लो होता है तो विटामिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, तो आपको जितने भी विटामिन है वो उसको पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड डिजीज पढ़नी है, उसका साइंटिफिक नेम पढ़ना है। इकोनॉमी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C40 से क्वेश्चन आया था। C स्टैंड फॉर द सिटीज। ठीक है, एंड 40 मतलब जो इनिशियली जब ये ग्रुप बना था तब इसमें 40 सिटीज थी, लेकिन अभी जो C40 है वो ग्रुप है वर्ल्ड की लार्जेस्ट 96 सिटीज का ग्रुप। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है C40 का? 96 सिटीज़ के अंदर जो क्लाइमेट एक्शंस होते हैं उनको देखना। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन प्लान जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में होते हैं उसी को ही फॉलो करता है, तो क्लाइमेट एक्शन प्लान देखता है ये 96 सिटीज़। तो सेकंड क्वेश्चन आया था मिड डे मील से रिलेटेड। ठीक है, तो मिड डे मील को कब रिनेम किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2021 में मिड डे मील को रिनेम कर दिया गया था और अब इसका नाम क्या है? पोषण अभियान के अंदर ये मिड डे मील आ गया है। ठीक है, यदि मिड डे मील की खुद की बात करते हैं तो मिड डे मील स्टार्ट हुआ था 1995 में। ठीक है, मिड डे मील में ये है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में सर्व करना है मील्स को। ठीक है, लेकिन अब 2021 में ये पोषण अभियान के अंदर आ गया है। ठीक है, अभी यदि हम सिर्फ पोषण अभियान की बात करते हैं तो पोषण अभियान 2018 में आ गया था और मिड डे मील को इसके अंदर लेकर आए हैं 2021 में। ठीक है, आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। मिड डे मील 1995 में आया था, इसको रिनेम किया गया है 2021 में, पोषण अभियान आया था 2018 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था IMF का बिगेस्ट डेप्टर अभी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अभी IMF का क्या है? बिगेस्ट डेप्टर है। ठीक है, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा और IMF का नाम सुना होगा। ठीक है, तो IMF क्या करता है? जब भी किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं
जैसे अभी पाकिस्तान में आए थे, तो यदि वो कंट्री इस IMF की मेंबर है तो IMF उसको क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। और वर्ल्ड बैंक, नाम से ऐसे लगेगा कि ये पैसे प्रोवाइड करता होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इसका मेन मोटो होता है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, IMF तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करता है। कैसे करता है, यदि मान लो किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है और उस कंट्री के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, तो उस स्पेशल ड्राइंग राइट्स से क्या करता है ये IMF उसको पैसा देता है, लेकिन उसके लिए भी कोटा सिस्टम होता है। उस कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना पैसा देना है वो कोटा डिसाइड करेगा, और वो SDR के थ्रू IMF क्या करता है, पैसा दे देता है। किसी कंट्री के पास पैसा चला गया, जैसे उसने अर्जेंटीना को पैसा दे दिया और अर्जेंटीना उसको पैसे को IMF को वापस नहीं लौटा पाया, तो क्या बन गया, उसका डेप्टर बन गया। तो अभी बिगेस्ट डेप्टर अभी कौन है IMF का, अर्जेंटीना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पूछा था कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक अभी 2023 में कितनी है, 80। ठीक है, कौन पब्लिश करता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश करता है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको पब्लिश करता है। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ पर, लोथल जगह पर आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट बताना था जहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। तो स्टेट विद नो रेलवे स्टेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम ऐसा स्टेट है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल आपको मिलेगा। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक जगदलपुर नाम से, जैसे जबलपुर है वहाँ पर एक जगदलपुर नाम से डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में ये वाला वाटरफॉल मिलेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था शायद कि इंडिया में इसको लास्ट कब सीन किया गया है, या तो ये क्वेश्चन था या फिर ये क्वेश्चन था कि इसको कितने सालों में सीन किया जाता है। तो हैली कॉमेट को लास्ट इंडिया में सीन किया गया था 1986 में। ठीक है, आपको याद रखना है। और 76 ईयर्स के बाद इसको सीन किया जाता है। देखो मुझे काफ़ी टफ लगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन आया था तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1986 में इंडिया में इसको देखा गया था और 76 ईयर्स के बाद इसको देखा जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय विच लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयनोस्फीयर। ठीक है, यदि ऑप्शन में आयनोस्फीयर होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयनोस्फीयर। ठीक है, वैसे हम लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे मेजर 5 लेयर होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जहाँ पर क्लाउड बनते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर ओजोन लेयर होती है, मीजोस्फीयर जहाँ पर मीटियोर्स आकर गिरते हैं, और थर्मोस्फीयर जहाँ पर अरोरा बनते हैं। ठीक है, जो आयनोस्फीयर होती है इनके बीच में ही होती है, थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में मान लो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो आयनोस्फीयर होगा। यदि आयनोस्फीयर नहीं है तो आप एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में आप आयनोस्फीयर को ले सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों ब्रांचेस से मानसून आते हैं। ठीक है, यदि हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया अरेबियन सी और ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी से ये वाली ब्रांच से मानसून आता है, और यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से जो ब्रांच निकलती है वो जो हमारे यहाँ पर जो हिमालय है यहाँ से टकरा कर ये यहाँ पर चल जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो जिस स्टेट में दोनों ब्रांचेस से रेन होती है वो है हमारा पंजाब। ठीक है, तो नॉर्थ स्टेट में कौन सा स्टेट है, पंजाब, जहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मानसून आता है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सी है। यदि हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज प्रेजेंट इन प्रियम्बल। देखो यहाँ पर प्रियम्बल से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। देखो एक तो ये है कि कौन सा वर्ड प्रियम्बल में प्रेजेंट है। सेकंड, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस्ड। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रियम्बल से रिलेटेड हैं। तो पहले हम प्रियम्बल को देखते हैं, देन फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो ये इंडिया का प्रियम्बल है, हम इसको प्रियम्बल को देखते हैं। ठीक है, जो भी बुलेट वर्ड है उसको देखेंगे, और जब मैं प्रियम्बल को डिटेल में बताऊंगी तब उसको देख लेंगे। ठीक है, इनमें बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो पीपल्स है उनके पास पावर है, यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, इंडिया के जो पीपल है उनके पास पावर है। इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। तो यहाँ पर रिमार्क दे रखा है 1। इसका मतलब यह है कि 42 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना,
तब सोवर्न, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सोवर्न, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इनको ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ही थे। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था उसके बाद इन 3 वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, सोवर्न को, रिपब्लिक को और डेमोक्रेटिक को। ठीक है, आपको याद रखना है। तो कौन कौन से वर्ड प्रेम्बल में है, 5 वर्ड है, सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है, सोवर्न, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो सिटीजन्स हैं वो सिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जस्टिस है, लिबर्टी की पावर है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है। किस किस चीज़ में, ये भी बता रखा है। जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। लिबर्टी है थॉट्स में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में, वर्शिप में। ठीक है, इक्वलिटी किस में है? इक्वलिटी है स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में। फ्रेटर्निटी है किस में? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, यहाँ पर भी रिमार्क है, इसमें बोला गया है कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पर यूनिटी ऑफ नेशन को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रेम्बल में है, तो आपको ये जो बोल्ड वर्ड है वो याद रखने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था और इनेक्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन यदि आपको पूछे कि कब इसको कमेंस किया गया था, इसका कमेंस का आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया था 26 नवंबर 1949, लेकिन इनको कमेंस किया गया था, इसको लागू कब किया था, कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, विच वर्ड इज प्रेजेंट इन प्रेम्बल। तो ऑप्शन पे आप देख लेना कौन कौन से वर्ड प्रेम्बल में थे। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन कौन से ऐड हुए थे? एक तो सोवर्न, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऐड हुआ था, साथ में यूनिटी ऑफ नेशन को भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस्ड। तो इसको इनेक्ट और अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949, लेकिन कमेंस की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड आया था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको पढ़ने हैं, प्रेम्बल, ये सब आपको पढ़ना है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? करेक्ट आंसर होगा 61। ठीक है, तो फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ या चाहे इवनिंग शिफ्ट हुआ, देखो मॉर्निंग शिफ्ट में वुमेन से क्वेश्चन आए थे और इवनिंग शिफ्ट में मैन से क्वेश्चन आए थे, तो हम दोनों को देखेंगे। आपको पता होगा टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो विंबलडन से क्वेश्चन आया था, क्या था, मैन सिंगल का टाइटल किससे जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने नोवाक को हरा दिया था और ये वाला टाइटल जीता था। और वुमेन में जीता था मार्करेटा ने। ठीक है, ये वाला मैं बता चुकी हूँ, मार्करेटा ने विंबलडन वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था और मैन में किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने। सेकंड क्वेश्चन है चित्रकूट से रिलेटेड, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बुक का नाम दे रखा था और ऑथर का नाम पूछा हुआ था। बुक का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो इसके ऑथर का नाम होगा अनुराधा रॉय। ठीक है, अनुराधा रॉय, ये बुक का नाम क्या है? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, तो आप बुक और ऑथर में आप क्या कर सकते हो, 2023 के साथ साथ 2022 के जितने भी बुक एंड ऑथर है आप उनको देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था मलेरिया फ्री कंट्री किसे अनाउंस किया गया है। यदि हम 2023 की बात करते हैं तो मिडल ईस्ट की 2 कंट्री हैं, एक तो है तजाकिस्तान जिसको मलेरिया फ्री कंट्री अनाउंस किया गया है, साथ में एक अजरबैजान जो मिडल ईस्ट में ही है उसको भी मलेरिया फ्री कंट्री अनाउंस किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था इंडिया और यूएई का एक करेंसी एग्रीमेंट है, वो किससे रिलेटेड है? तो इंडिया और यूएई का जो करेंसी एग्रीमेंट है वो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा करेंसी एग्रीमेंट है, तो उसका ऑप्शन में था लोकल करेंसी सेटलमेंट एंड अदर ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर होगा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड इंडिया और यूएई का एक एग्रीमेंट है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं, नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन इज कनेक्टेड। तो नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो ये किसको कनेक्ट करती है? ये रशिया को कनेक्ट करती है, किससे? जर्मनी से।
ठीक है। तो मैंने आपको ब्रॉड वे में बता दिया था कि ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है, लेकिन यदि ऑप्शन में कंट्री का नाम था तो रशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया की कंट्री रशिया और यूरोप की कंट्री जर्मनी। तो रशिया जर्मनी को कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन का नाम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। 8th क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो हमने फीफा वर्ल्ड कप डिस्कस किया था, कब हुआ था? नवंबर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। ठीक है। यदि आप फीफा देखते हो तो आपको पता होगा कि गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिलता है? बेस्ट प्लेयर को मिलता है। ठीक है। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला होगा? मेसी को। ठीक है। इसमें 3 अवार्ड मिलते हैं, एक तो गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बूट। ठीक है। तो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है एम्बाप्पे को। एम्बाप्पे, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद सही है, एम्बाप्पे। इनको मिला है गोल्डन बूट का अवार्ड। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है मार्टिनेज को। मार्टिनेज। ठीक है। तो यदि हम गोल्डन बॉल की बात करते हैं तो मेसी को मिला है, और ये गोल्डन बूट की बात करते हैं तो एम्बाप्पे को मिला है गोल्डन बूट का अवार्ड। आपको देखना है एक बार ये भी चीज। और मार्टिनेज को मिला है किसका? गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड। ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।